दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 2 को आप कैसे फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ITR 1, ITR 4 ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया गया है और उसका वीडियो भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है मेरे चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सैलरीड पर्सन, पेंशनर पर्सन और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो उन वीडियो की मदद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइल कर पाए। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन पे भी दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ITR 2 पे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ITR 2 की एप्लीकेबिलिटी कौन से पर्सनस के लिए है, कौन कौन से डिफरेंट हेड है, इसके अंदर कितने पेज का ये फॉर्म है और कैसे आप इसे फाइल करेंगे, कौन कौन सी डिटेल आपको देनी है। चाहे आपके पास कैपिटल गेन की इनकम हो, सैलरी की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, तो आपको यहाँ पे ITR 2 आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है, करंट ईयर के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या सेट ऑफ करना है तो भी आपको ITR 2 यहाँ पे फाइल करना है। तो ये सारी बातें ITR 2 के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। ITR 2 कौन कौन से पर्सन भर सकते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कंडीशन है कि आपके पास जो इनकम के सोर्सेज हैं उसके अंदर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन से, यानी कि आपके प्रॉफिट्स एंड गेन से अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो आप यहाँ पे ITR 2 को फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है सैलरी हेड से है, कैपिटल गेन से है, अदर सोर्सेज है या रेंटल है तो आप यहाँ पे ITR 2 को फाइल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो नोटिफाई हुआ है रूल नंबर 12 से। उसके बाद आपका यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर 2021 है। उसके बाद पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ ITR 2 के पार्ट ए के अंदर आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी। जनरल इन्फॉर्मेशन के आपकी डिटेल्स जो है जैसे ही पोर्टल पे ये लाइव होगा या आप ऑफलाइन यूटिलिटी से आप इसे फाइल करेंगे वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर ज़रूर लेके आऊँगी आप सभी के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है अपडेट यहाँ पर मिल पाए। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी डिटेल आपकी प्रीफिल्ड आएगी जिसमें आपका नेम, पैन नंबर, एड्रेस आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और बाकी डिटेल जो है वो आपकी प्रीफिल्ड आएगी, नॉन एडिटेबल रहेगी। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप इंडिविजुअल है या HUF हैं, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार नंबर रहेगा और आपका स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल ID रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेक्शन के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेक्शन 139(1) पे रहेगा। यानी कि आप अपनी ड्यू डेट से पहले अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं 30 नवंबर से पहले तो आपका ये सेक्शन रहेगा। आफ्टर द ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं तो 139(4), रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न, मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाइड रिटर्न और कॉन्डोनेशन के हिसाब से अगर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप कॉन्डोनेशन रिटर्न पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपना रिस्पॉन्स फाइल करने के रेफरेंस में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी कि आपका रिटर्न जो था पहले भरा हुआ वो डिफेक्टिव रिटर्न हो गया तो सेक्शन 139(9). उसके बाद अगर आपको कोई इंटीमेशन आया है तो उसके रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे सेक्शन 142(1) और आपका कोई सर्च एंड सीजर हुआ है तो यहाँ पे सर्च एंड सीजर के सेक्शंस पे एप्लीकेबिलिटी डालनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो कि है 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) का। और इसके अंदर चाहे आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है लेकिन आप अगर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना रिटर्न जो है मैंडेटरी फाइल करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी येस और नो के अंदर, तो येस और नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके जो अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास 3 ये कंडीशंस जो है वो आपके हाईलाइटेड रहेगी। इन तीनों कंडीशन में जिस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं उस पर आपको यस जो है वो टाइप करना है। यस कौन से भी करेंगे, ये 3 कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन है कि अगर आपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर
तो यहाँ पे उसके अंदर आपको येस भरना है और येस के साथ साथ आपको अमाउंट भी देनी है। या आपने किसी फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरे किसी पर्सन के लिए हो, तो यहाँ पे आपको येस करना है और अमाउंट फिल करनी है। उसके बाद आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का एक्सपेंडिचर जो किया है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे इसमें यस करना है और आपको अमाउंट जो है वो डालनी है। उसके बाद आपका जो रिटर्न यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, तो उसका आपका ओरिजिनल रिसीट नंबर, आपका डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल है उनको ही ये डिटेल्स जो है वो डालनी है। उसके बाद अगर आपको नोटिस के रिस्पॉन्स में दे रहे हैं तो नोटिस का यूनिक नंबर और डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और नया अमेंडमेंट है। इसमें आपको देखना है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया फॉर इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इसमें क्या है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के लिए कंडीशन क्या दी गई है, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि 182 दिन या उससे ज़्यादा हैं, या आप पिछले 4 सालों के अंदर आप जो है आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 60 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं और पिछले 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर रहे हैं 365 डेज और मोर, तो आप यहाँ पे रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि उसके बाद और कंडीशन है जिसके अंदर लिखा गया कि पिछले 10 साल के अंदर आप 9 साल के लिए इंडिया के अंदर जो है नॉन रेजिडेंट रहे हैं, या फिर आपके यहाँ पे पिछले 7 साल के अंदर आप जो है इंडिया के अंदर जो रहे हैं वो 729 दिन या उससे कम रहे हैं, तो आप यहाँ पे रेजिडेंट तो मान लिए जाएंगे लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। उसके बाद नॉन रेजिडेंट यानी कि जो है इंडिया के अंदर जो है नॉन रेजिडेंट रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसके बाद आपको यहाँ पे जुरिस्डिक्शन देना है, आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, और जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उनको यहाँ पे पीरियड भी स्पेसिफाई करना है जो यहाँ पे इंडिया के सिटीज़न है। उसके बाद अदर देन इंडिविजुअल यानी कि एचयूएफ के लिए क्या कंडीशन है, एचयूएफ को यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। तो जो कंडीशंस है, अगर आप इस रेजिडेंशियल शिप के स्टेटस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी डिटेल के अंदर। उसके बाद है अगर आप सेक्शन 115H का यानी कि जो कि रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है ये बेनिफिट अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको येस और नो के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप पोर्टुगीज़ सिविल कोड के अंदर अगर आप गवर्नड है सेक्शन 5A के अंदर तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका नो रहेगा। अगर आप सेल्फ कैपेसिटी के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो H कॉलम आपके लिए यहाँ पे नो रहेगा और आपका ये डिटेल आपको नहीं डालनी है। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर डाल रहे हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आई कॉलम के अंदर आपको देनी है कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंपनी का नेम देना है, टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करना है, पैन नंबर देना है, और यहाँ पे इसके शेयर्स जो है वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है ये भी आपको सेलेक्ट करना है और अपना डिन नंबर देना है। उसके बाद अगर आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है और सारी डिटेल यहाँ पे देनी है, कौन सी कंपनी का है, कंपनी का टाइप क्या है, पैन नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आपने जो शेयर्स एक्वायर्ड किए ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी भी डिटेल देनी है, कितने शेयर्स आपने एक्वायर किए, सब्सक्रिप्शन क्या था, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस, परचेज प्राइस, और जो आपने ट्रांसफ़र किया तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने ट्रांसफ़र किए, सेल कंसिडरेशन कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहता है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रहती है। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आता है यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी है, अपने एम्प्लॉयर का नाम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, 10 नंबर यहाँ पे आएगा, एड्रेस आएगा, टाउन, सिटी और स्टेट, और यहाँ पे पिन कोड। उसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी देनी है। ग्रॉस सैलरी के लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो वीडियो मैंने ITR 1 के अंदर ग्रॉस सैलरी के लिए यहाँ पे सैलरी हेड की इनकम के लिए बनाया है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल के अंदर मैंने उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को कवर किया है। और इसी तरह से आप यहाँ पे जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए भी उसी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें हमने देखा था कि आपकी जो इनकम है अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम है तो आपको कैसे कैसे दिखाना है, सेम इसी तरह से दिखाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ITR 2 के अंदर मांगी गई है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए, आपको प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है, टाउन, सिटी, स्टेट आपको ये डालना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। और को ओन्ड है तो कितना परसेंटेज आपका शेयर है तो वो सारी डिटेल डालनी है, और को ओनर्स के नेम, पैन नंबर और परसेंटेज शेयर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है, तो लेट आउट के केस में आपको टेनेंट का नाम डालना है, पैन नंबर, आधार नंबर डालना है, और ये सारी डिटेल आपको जो है मेंशन करनी है। इस तरह से आप अपना ITR 2 जो है आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड्स की इनकम को जो है आप भर पाएंगे। उसके बाद आती है आपकी कैपिटल, तो नेक्स्ट आपकी इनकम आती है कैपिटल गेन की इनकम। तो कैपिटल गेन की इनकम में आपको सबसे पहले डिटेल देनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये है आपका सब आइटम 3 और 4 जो है वो आपका रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें पहला कॉलम आपका क्या है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया है या दोनों ही सेल किया है तो इसमें सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू देनी है जो आपके कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे देनी है, और उसके बाद आपका 50C का अगर अडॉप्शन हुआ है तो 50C के अंदर जो आपकी वैल्यू है कंसिडरेशन की वो वैल्यू यहाँ पे देनी है। अब बात करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 48। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन, वो यहाँ पे वैल्यू डालनी है। और एक्सपेंडिचर जो आपकी होली और एक्सक्लूसिवली इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड है तो उसकी डिटेल डालनी है, टोटल करना है, जो बैलेंस रहता है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल सकती है सेक्शन 54B की। तो यहाँ पे अगर आपको कैपिटल गेन पे डिटेल में जानना है तो कैपिटल गेन पे काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 54B की अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो, और उसके बाद आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात आती है यहाँ पे अगर आपने ट्रांसफ़र किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है वो है आपका सीरियल नंबर, बायर का नाम क्या है, पैन नंबर, परसेंटेज शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पिन कोड। और यहाँ पे क्या है, फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार नंबर इज़ मैंडेटरी इफ़ द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A और कोटेड ऑफ द बायर इन द डॉक्यूमेंट। इन केस मोर देन वन बायर प्लीज़ इंडिकेट द रिस्पेक्टिव शेयर एंड परसेंटेज अमाउंट, यानी कि एक से ज़्यादा बायर हैं तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स को सेल किया है या म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को सेल किया है और STT भी पे किया है यानी कि लिस्टेड है वो शेयर्स, और इसके लिए आपका सेक्शन 11A के अंदर और 115AD के अंदर आपका जो है प्रोविजो है। तो जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स होते हैं तो उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो डाल चुकी हूँ, उसका वीडियो आप जो है देख सकते हैं मेरे चैनल पे इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट से जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू डालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर और बैलेंस जो रहता है उसमें से अगर आपने कोई भी लॉस है जो डिसअलाउड था और उसको आप यहाँ पे ले रहे हैं तो लॉस की डिटेल डालनी है। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद अगर आप एक है नॉन रेजिडेंट, यानी कि हमने पहले ही देखा था कि रेजिडेंट के लिए 3 और 4 कॉलम जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। तो नॉन रेजिडेंट के पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नॉन रेजिडेंट के लिए अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि बात करता है सेल ऑफ एसेट अदर दैन A1, A2, A3 एंड A4 अबव, यानी कि इनके अलावा जो भी आपकी सेल की है आपने शेयर्स की हो या आपकी अदर एसेट जैसे कि ज्वेलरी हो गई, कोई कोटेड शेयर्स है उनकी की हो, तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। तो इसके अंदर अगर एसेट्स यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने सेल किए हैं तो यहाँ पे आपको जो है अनकोटेड शेयर्स की वैल्यू डालनी है, जितनी आपने कंसिडरेशन रिसीव किया है, फेयर वैल्यू कितनी है, और फेयर वैल्यू जो है आपकी 50CA के अकॉर्डिंग कितनी है, उन शेयर्स की आपको डिटेल लेनी है। उसके बाद आपको डिडक्शन जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर जो हुआ है बैलेंस के अंदर में से आप यहाँ पे जो है लॉस अगर आपका होता है तो वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। और उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पे डीम्ड केस में आपका
जो डिटेल्स है वो सारी आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी के अंदर आपको जो डालना है वो डालना है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल, और इसमें जो है पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 आपका रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम मिलेगा वो रहेगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, या आपने दोनों ही सेल किया है। तो जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर डिस्कस किया था वैसे ही आपको सारी डिटेल डालनी है, लेकिन इसके अंदर जो आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट है और जो डिडक्शन मिलेगी वो 54, 54B, EC, F और G की यहाँ पे मिलेगी। फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, बायर की डिटेल भी डालनी है। फिर अगर आपने कोई भी डिबेंचर्स सेल किए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। और आपके पॉइंट नंबर 3 के अंदर अगर आपने कोई भी लिस्टेड शेयर्स को सेल किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। 112A की अगर आपने स्थिति पेड उसके नोटिफाइड शेयर्स को सेल किया है तो उसकी डिटेल आपको जो है पॉइंट नंबर 4 के अंदर देनी है। 5, 6 और 7 जो है नॉन रेजिडेंट से रिलेट करता है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 9 नंबर कॉलम के अंदर जो आपने सेल किया है और जो अदर एसेट है तो उस पर डिटेल आपको यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 9 के अंदर देनी है। और जो आपका डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 10 के अंदर देनी है। पॉइंट नंबर 11 जो बात करता है वो है पास थ्रू इनकम लॉस इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपका पास थ्रू इनकम है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। पॉइंट नंबर सी जो कि आ जाता है आपका इनकम अंडर द हेड चार्जेबल कैपिटल गेन। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देनी है जो डिडक्शन आपने क्लेम किए हैं तो उसके अंदर जो आपने ट्रांसफ़र किया है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। ई कॉलम जो कि बात करता है आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। S1 कॉलम में आपको सारी डिटेल्स देनी है जो आपने लॉसेस यहाँ पे सेट ऑफ किए हैं। F कॉलम के अंदर अगर आपको कोई भी रिसीट है एक्रूवल है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे F कॉलम के अंदर। और यहाँ पे 112A के अंदर आप शेयर इक्विटी शेयर्स को सेल करते हैं तो उसका आपको ISA नंबर यहाँ पे पूरी डिटेल जो है फेयर वैल्यू की एक्सपेंडिचर जो आपने किया टोटल रिडक्शन जो किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है ये पॉइंट नंबर 13 के अंदर आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर F के अंदर 112A के अंदर आपको यहाँ पे देनी है। 52AD जो है आपके नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नॉन रेजिडेंट देंगे, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आप यहाँ पे डिटेल में मेरे ITR 1 के वीडियोस को रेफ़र कर लीजिए ताकि आपको जो है पूरी यहाँ पे डिटेल में जानकारी मिल सके। और अगर आपका कोई भी पॉइंट जो है उसमें क्वेरी रहती है तो आप मुझे यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं अगर आपको ITR से रिलेटेड कोई भी पेड क्वेरी है तो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो रहता है डिडक्शन है सेक्शन 57A की, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फॉल करती है तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे ITR 2 के अंदर आपका करंट ईयर का लॉस है और वो आपको यहाँ पे सेट ऑफ करना है तो वो आप इस हेड के अंदर डालेंगे जो शेड्यूल है करंट ईयर ऑफ लॉस। अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे इस कॉलम के अंदर डालेंगे। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए CFL शेड्यूल के अंदर डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 6A की डिडक्शन जो है 80C से लेके 80U तक, और उससे पहले आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2020 तक, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से शेड्यूल दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शन है। फिर 80G की आपको डिडक्शंस यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद आपका 80GGA AMT अगर आप पे एप्लीकेबल है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। 115JD के अंदर जो आपका टैक्स क्रेडिट है तो उसकी डिटेल आपका AMT के अंदर तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। स्पाउस का अगर आपका क्लबिंग हो रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने स्पेशल रेट पे टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। इन टैक्स कॉलम के अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम है या अदर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम के टैब के अंदर डालनी है। फिर आपकी जो पास थ्रू इनकम है जो कि 115UA/UB की है तो आई डोंट थिंक कि आपके किसी पर्सन पे एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपके किसी पर्सन पे एप्लीकेबल है तो उसको यहाँ पे पास थ्रू इनकम की भी डिटेल्स डालनी है। फिर यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट के लिए है
यहाँ पे जो आउटसाइड इंडिया और यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिलती है जो कि रेजिडेंट के लिए है, तो उसकी भी यहाँ पे आप इनकम की डिटेल डाल के और आप उसको टैक्स रिलीफ भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास फॉरेन एसेट है या फॉरेन की इनकम है जो कि एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया से आपने अर्न की है, तो उन सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिलअप जो है वो करना है। और उसके बाद आपका जो आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, डिटेल्स रिगार्डिंग अगर आपके स्पाउसेस जो है वो गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज़ से, तो आपको यहाँ पे एसेट्स की डिटेल देनी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर 6A की डिडक्शन के लिए 80C से लेके 80GGC तक अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर ले सकते हैं। तो वो सारी डिटेल आपको शेड्यूल DI के अंदर डालनी है और जो आपका सिस्टम कैलकुलेटेड एलिजिबल डिडक्शन रहेगा वो आपका यहाँ जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने 54 to 54 GB तक कोई भी पेमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक। फिर पार्ट B जो है उसके अंदर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी जिसमें सैलरी से इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, कैपिटल गेन का समराइज यहाँ पे उन शेड्यूल्स के बेसिस पे आपका समराइजेशन आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा, हेड ऑफ इनकम, लॉस, कैरी फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे गैदर कर लिया जाएगा जो भी शेड्यूल आपने यहाँ पे फिलअप किए हैं। उसके बाद आपका जो है टैक्स पेबल बनता है, जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका बैंक की डिटेल देनी है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और टैक्स पेमेंट की डिटेल आपके ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी 26A से। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश करना है जब भी आप ऑनलाइन डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। TDS और TCS की डिटेल्स जो है वो आपकी ले ली जाएगी फॉर्म 26AS से। आपको 26AS का रिकन्सिलेशन भी करना है क्योंकि आपका जो फॉर्म 16A हो और 26AS का डिटेल अगर मैच नहीं होता है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकते हैं। फिर आपको अपना यहाँ पे वेरीफाई कर देना है जिसमें आपका नेम प्रीफिल्ड आएगा, आपका फादर्स नेम प्रीफिल्ड आएगा और आपकी कैपेसिटी यानी कि सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव किस कैपेसिटी के अंदर आप भर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे डाल के अपना रिटर्न को जो है वो साइन करके और आधार OTP EVC के थ्रू आप जिस तरह से जिस भी मोड से आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं आप वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करवाने के बाद ही आपको अब इस फाइनेंशियल ईयर से आपको जो है इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट जो है मिलेगा इस असेसमेंट ईयर से, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट के अंदर भी काफ़ी चेंज हुआ है, नया फॉर्मेट आ गया है जिसको डिटेल में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। साथ में ITR 2 के काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट, किसी भी पेज पे, किसी भी टैब के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।